प्रिंसिपली स्टेट्स एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन, कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के अंदर कौन कौन से स्टेट जो थे वो लिए गए थे, वो यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है। ये यहाँ पर जिस ईयर में वो स्टेट्स अंडर में लिए गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के, वो दे रखा है, और कौन कौन से स्टेट्स लिए गए थे वो यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि अंगुल का 1848, बांदा 1858, जैंतिया 1835, जालौन 1840, झांसी 1854, कांगड़ा 1846, कित्तूर 1824, कोझिकोड 1806, कर्नूल 1839, मकराई 1890, नरगुन 1858, रामगढ़ 1858, सतारा 1848, सिबा 1849, तुलसीपुर 1854, अरकोट 1855, गुलेर 1813, जेतपुर 1849, जसवान 1849, कचहरी 1830, कन्नानूर 1819, कुडागू 1834, कुल्लू 1846, कुटलहर 1825, नागपुर 1854, पंजाब 1849, संबलपुर 1849, सूरत 1842, तंजौर 1855, उदयपुर और छत्तीसगढ़ 1854 ना। तो ये सारे जो स्टेट्स है इन ईयर के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में दिए गए। अब देखते हैं कंपनी क्लेम्स। ठीक है, कंपनी क्लेम्स। It is clear from the above that from the early 19th century the company pursued an aggressive policy of territorial expansion। ये तो साफ हो गया है कि 19th सेंचुरी के अर्ली में, उससे पहले अर्ली 19th सेंचुरी से पहले जो कंपनी ने तो वो अपना एग्रेसिव पॉलिसी लगाई थी अपने एरिया को बढ़ाने के लिए। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी वॉज इनिशिएटेड। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स के अंडर में एक नई पॉलिसी आएगी, लाई पैरामाउंटेंसी। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम। अब इसमें ये कंपनी ने क्लेम किया कि उनकी जो अथॉरिटी है, उनका जो अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण है या वो सबसे ऊपर है। हेंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट। तो इसीलिए उनका जो पावर था वो इंडियन स्टेट से ज़्यादा था। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom। तो ये कि किसी भी इंडियन किंगडम को अगर राज्य ग्रहण करना है तो क्या जस्टिफाई ये देना जरूरी था कि एनेक्सिंग आप क्यों कर रहे हो। दिस व्यू कंटिन्यूड टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। और इसी विचार ने आगे भी ब्रिटिश पॉलिसीज को गाइड किया था। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये जो प्रोसेस था कंपनी क्लेम्स का, इसको कोई चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा था। जैसे कि व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर इन कर्नाटका टुडे, जो कि आज कर्नाटका में है, रानी चन्नम्मा टुक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। इसमें क्या हो कि इसको ऐसा था कि इसको भी चैलेंज नहीं मिला था कि एक कित्तूर की रानी थी चन्नम्मा, उसने क्या किया था, आर्म्स ली थी और उसने एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाया था। शी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन 1829। वो 1824 में अरेस्ट कर ली गई थी और जेल में ही वो 1829 में मर गई। बट रायना अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तूर, लेकिन एक पुअर चौकीदार था संगोली, कित्तूर में संगोली का, कैरीड ऑन द रेजिस्टेंस, उसने ये रेजिस्टेंस विद्रोह जारी रखा। विथ पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मेनी ब्रिटिश कैंप एंड रिकॉर्ड्स, और सही सपोर्ट मिलने के कारण उसने बहुत सारे कैंप और रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे ब्रिटिश के। ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830। उसको 1830 में पकड़ लिया गया और उसको फांसी पर लटका दिया गया। यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेजिस्टेंस लेटर इन द बुक। आप इसी बुक में आगे और बहुत सारे रेजिस्टेंस के जो केसेस है उनके बारे में पढ़ेंगे। इन द लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। फिर 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी रशिया के बारे में चिंतित हो गई थी। इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। वो ये सोचती थी कि रशिया जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से इंडिया में एंटर करेगी अपना एरिया को बढ़ाने के लिए। ड्रिवन बाय दिस फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। और इसी डर के चलते ब्रिटिश ये चाहते थे कि वो अपना नॉर्थ वेस्ट की तरफ कंट्रोल सुरक्षित रखें। दे फॉट अ प्रोलॉन्ज्ड वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1830 एंड 1842 एंड एस्टैब्लिश इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर। तो उन्होंने अफगानिस्तान के साथ में 1838 और 1842 में वॉर लड़ा था और अपना वहाँ पर इनडायरेक्ट रूल उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया था, स्थापित कर दिया था। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843। 1843 में सिंध को टेकन ले लिया गया था अंडर में। नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब। उसके बाद अगले जो लाइन में था वो पंजाब था। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी।
लेकिन महाराजा रंजीत सिंह जो थे उस समय वहाँ थे, तो उसकी वजह से कंपनी को वापस बैक होना पड़ा। आफ्टर हिज डेथ इन 1839, फिर 1839 में जब महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर वर फॉट विद द सिख किंगडम, सिख किंगडम के साथ में 2 युद्ध हुए। अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वॉज एनेक्स, और 1849 में पंजाब को भी एनेक्स्ड कर लिया गया। अब देखो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिशर्स की, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज कैसी थी, जैसे कि पुलिस है ना। अब पुलिस में क्या था, ब्रिटिश नीडेड अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट पुलिस डिपार्टमेंट टू इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। ब्रिटिश लोगों को कंट्री में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक प्रभावी पुलिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत थी। द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया एज एस्टेब्लिश्ड बाय इंडिया एक्ट 5 ऑफ 1861, कि जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था वो ब्रिटिश इंडिया ने एक्ट 5 1861 का जो एक्ट 5 था उसके अंडर में उन्होंने उसको एस्टेब्लिश किया था। इट कंप्राइज 2 ब्रांचेस, इसमें 2 ब्रांचेस आती थी। द सुपीरियर पुलिस सर्विस फ्रॉम विच द इंडियन पुलिस वुड लेटर बी फॉर्म्ड एंड द सबऑर्डिनेट पुलिस सर्विस, कि इसमें 2 ब्रांचेस आती थी, एक तो सुपीरियर पुलिस सर्विस होती थी और एक सबऑर्डिनेट पुलिस सर्विस होती थी। जो सुपीरियर पुलिस सर्विस होती थी उसमें क्या होता था, इंडियन पुलिस, फिर उसके बाद में आज की हमारी जो इंडियन पुलिस है वो सुपीरियर पुलिस सर्विस से ही बनी है। अंटिल 1893 अपॉइंटमेंट टू द सीनियर ग्रेड्स जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर, सुपरिटेंडेंट और ये सारे हैं, वर मेड लोकली इन इंडिया, फिर ये इंडिया में लोकली बनने लगे सारे अपॉइंटमेंट 1893 से। थानास वर मेड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए थाने बनाए गए। पुलिस सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग मेजर क्राइम्स फ्रॉम द कंट्री, कंट्री से पुलिस जो है वो सफल रही कि जो क्राइम्स है वो कम हुए। बट द इंडियंस वर नॉट हैप्पी विद द पुलिस सिस्टम, लेकिन हमारा जो इंडियंस थे वो इस पुलिस सिस्टम से खुश नहीं थे। एज दे ऑल वर करप्ट एंड मोस्टली वर्कड इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश, क्योंकि जो भी थे वो करप्ट थे, भ्रष्ट थे और मोस्टली वो ब्रिटिश के फेवर में ही काम कर रहे थे। ठीक है, अब आता है आपका आर्मी। अब आर्मी का क्या रोल था, देखो, द ब्रिटिश नीडेड अ लार्ज आर्मी टू कॉन्कर मोर टेरिटरीज एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम राइवलरी, कि अपने प्रतिद्वंदियों से बचाने के लिए और ज़्यादातर एरिया अपने अंडर में करने के लिए ब्रिटिश को एक बड़ी सेना की जरूरत थी। आर्मी वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ बोथ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड द प्रिंसली स्टेट्स विच कुड ऑल्सो हैव देयर ओन आर्मीज। आर्मी जो थी वो दोनों के ही डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के लिए और जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, अलग जो स्वैच्छिक जो प्रांत थे, उन सभी के लिए, जिनकी अपनी खुद की आर्मी थी, लेकिन उसके होते हुए भी आर्मी दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। द इंडियन आर्मी वॉज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर फोर्सेज, हमारे जो इंडियन आर्मी है वो ब्रिटिश एम्पायर फोर्सेज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट थी, बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड, इंडिया और अब्रोड दोनों ही जगह पर, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कि आप ये कह सकते हो कि जो इंडियन आर्मी है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए थे उस टाइम भी इंडिया में भी और अब्रोड में भी जो ब्रिटिश एम्पायर फोर्स है उसमें इंडियन आर्मी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। द ऑफिसर कमांडिंग द आर्मी, the officer commanding the Army of India was the Commander-in-Chief who reported to the Civilian Governor-General of India. The title was used before the creation of a unified British Indian Army. The first holder was Major General Stringer Lawrence in 1748. कि पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो जो ऑफिसर जो हमारी इंडिया की आर्मी को कमांड करता था वो कमांडर इन चीफ होता था, जिसको सिविलियन गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करना था। ये जो टाइटल था वो यूनिफाइड ब्रिटिश इंडियन आर्मी के बनने से पहले यूज़ किया जाता था और पहला जो इसका होल्डर था वो मेजर जनरल स्ट्रिंगर लॉरेंस था। फिर आता है जुडिशरी। द इंग्लिश सेटअप अ पुअर कॉपी ऑफ द ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम एज इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इन्होंने बहुत ही खराब सेटअप कर रखा था भारतीय न्याय व्यवस्था के रूप में ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम का। द जजेस इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया वर द सिंबल ऑफ इंपीरियल पावर। Hardly after 20 years of Ranjit Singh's death, the whole continent of India had passed into the hands of East India Company. कि जो जजेस होते थे वो इम्पीरियल पावर का सिर्फ सिंबल थे। हार्डली रंजीत सिंह की डेथ के 20 साल बाद में पूरा जो इंडिया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया था।
The motto of the English was not to provide justice to the local people, but the only motive behind these efforts was to replace the existing judicial system to mold the local people according to their own desire of ruling them in the long run. कि ये जो इंग्लिश जुडिशियल सिस्टम था, इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि लोगों को न्याय मिला, इसका उद्देश्य था कि जो पहले का जो जुडिशियल सिस्टम था उसको वो रिप्लेस कर दे और अपने इच्छा के अकॉर्डिंग वहाँ पर वो रूल करें. द ब्रिटिश रूलर्स चेंज द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री, स्पेशली द लॉ एंड जस्टिस. ब्रिटिश रूलर्स ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हमारी कंट्री का चेंज कर दिया था, स्पेशली न्याय और कानून. However, even after Indians were appointed as judges, any contact between judges and the common people was discouraged. कि इंडियंस जो थे उनको जजेस के रूप में अपॉइंट तो किया जाता था, लेकिन कोई भी कॉमन जो लोग होते हैं उनके और जजेस के बीच में कोई भी कॉन्टेक्ट बिल्कुल नहीं उसको बढ़ावा दिया जाता था. वॉरेन हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस गेव अ प्रॉपर शेप टू द जुडिशियल सिस्टम. वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक प्रॉपर शेप दिया था जुडिशियल सेटअप को. दे सेटअप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दीवानी अदालत एंड क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी अदालत. उन्होंने दीवानी फौजदारी 2 अदालतें बनाई थी. लॉ ऑफ कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू कोडिफाई इंडियन लॉज, और इंडियन लॉज को कोडिफाई करने के लॉ ऑफ कमीशन अपॉइंट किए गए थे. इट कंपाइल्ड द इंडियन पेनल कोड एंड एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ. और इन्होंने इंडियन पेनल कोड बनाया और रूल ऑफ लॉ की स्थापना करी. द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर्स. हम ये जो ब्रिटिश थे वो इंडिया में एक व्यापारी के रूप में आए थे. एंड सून दे बिकेम कॉन्क्वेस्ट, लेकिन फिर वो आक्रमणकारी बन गए. बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के बीच में, मध्य टाइम में, द ब्रिटिश वर द सुप्रीम पावर इन इंडिया. ब्रिटिश जो थे इंडिया में सबसे ऊपर पावरफुल हो गए थे. अ लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री वॉज अंडर डायरेक्ट रूल. इंडिया का बहुत सारा पार्ट डायरेक्ट उनके रूल में था. सून इंडिया टर्न इनटू अ ब्रिटिश कॉलोनी, और जल्द ही हमारा जो इंडिया है वो ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में चेंज हो गया. क्या हुआ, पहले ट्रेडर के रूप में आए, कॉन्कर्स बन गए यानी आक्रमणकारी करके, और यहीं पर बस गए. और 19th सेंचुरी के मिडिल में वो एक सुप्रीम पावर बन गए थे और कंट्री का बहुत बड़ा जो पार्ट है वो डायरेक्ट रूल में आ गया था. और जल्द ही हमारा जो इंडिया है वो ब्रिटिश कॉलोनी में चेंज हो गया था. बच्चों यहाँ पर आपका ये चैप्टर तो ओवर होता है. अब हम देखो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं. जैसे कि फर्स्ट, इन डैश क्वीन एलिजाबेथ गेव अ चार्टर टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. कब दिया था चार्टर? 1600 में, तो ये 1600 आपका राइट है. नंबर 2, दिस गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस. सब्सिडरी अलायंस का जो सिस्टम था वो किसने बताया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने. किसने बताया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने. Who expanded British influence through the doctrine of lapse. Doctrine of lapse किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी. टी है ना. The company drafted dash to govern the conquered territory. कंपनी ने जो कॉन्क्वर्ड टेरिटरीज थी उसके लिए उन्होंने क्या किया था? एनेक्शन पॉलिसी. ठीक है. फिर आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिटवीन विद द बैटल ऑफ बक्सर. ब्रिटिश जो बंगाल में जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट हुआ था वो किससे हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर से. हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर. कहाँ के रूलर थे वो? मैसूर के. डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाई थी डलहौजी ने. मराठा किंगडम वॉज लोकेटेड मेनली इन द डैश पार्ट ऑफ इंडिया. कौन से पार्ट में था मराठा? सेंट्रल पार्ट में वैसे तो, है ना. फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई. पहला जो मराठा एंग्लो वार था वो कौन सी ट्रीटी के साथ खत्म हुआ था? ट्रीटी ऑफ सालबाई. इन अ सब्सिडरी अलायंस प्रिंसिपली रूलर्स वर नॉट अलाउड टू मेक एनी नेगोशिएशंस. किसी के साथ ना तो संधि कर सकते थे ना ही गठबंधन वो कर सकते थे. ठीक है. नेगोशिएशन एंड ट्रीटी विद एनी अदर रूलर. मैच द कॉलम यहाँ पर देखा, ये आपको करना है ट्रू फॉल्स. आप लोगों को ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम ये होमवर्क में करने हैं, यानी कि आपको खुद से ही करने हैं. टिक द करेक्ट से लगाकर क्वेश्चन आंसर और जो भी है वो आपका सब कुछ आपको एक PDF के फॉर्म के रूप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा. ओके. यहाँ आपका ये चैप्टर हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर ओवर होता है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.